तो हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुमन सौर्या स्वागत करता हूं आपको आपका YouTube चैनल अभ्यास एजुकेशन में। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, मॉडल सेट 2 डिस्कस करने वाले हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पूरा पढ़ेंगे, फिर जल्दी आपके पास ऑब्जेक्टिव का भी सारा सीरीज आने वाला है। तो अगर आप लोग कोई नए बच्चे हमारे यहाँ जुड़ रहे हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे गुरुजी को थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा ताकि हम भी बहुत जल्द इस चैनल को मोनेटाइज कर पाए। तो चलो दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं मॉडल सेट 2 को। और यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 40 तक कितना मस्त क्वेश्चन आया। और सारे बच्चे उम्मीद है कि कर भी पाएंगे और आपको बहुत अच्छा से तैयारी हो भी गया होगा। तो यहाँ पहला क्वेश्चन आपका 120 का अभाज्य गुणनखंड करना है ना। 120 को आप सिंपली क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं ऐसे करके। 2 से कटा दीजिए, ये कट जाएगा आपका 60 बार में। 2 से कटेगा आपका 30 बार में, है ना। फिर 2 से कटेगा आपका 15 बार में। फिर ये 2 से कटेगा आपका 3 से कटेगा आपका 5 बार में। तो यहाँ 2 2 2 3 बार है। तो यहाँ पर 3 और 5 होना चाहिए। यहाँ पर 3 5 नहीं है, 3 5 नहीं है, 3 5 यहाँ भी नहीं है। 2 2 2 3 और 5, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है बच्चों, चलो दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यहाँ 26 और 91 का HCF निकालने बोल रहा है। तो 26 को आप लोग सबसे पहले फैक्टर करिए। 2 से कितने बार में, 13 बार में। उसी तरह 91 को फैक्टर करिए तो हो जाएगा ये 13 से कटेगा, ठीक है, 13 से 7 बार में। यानी 26 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 13 × 1 लिख दीजिए। और 91 को आप लोग लिख सकते हैं 7 × 13 × 1, ठीक है। अब आप देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 13 है और इसमें 1 है। तो इसलिए जो HCF होगा 13 × 1 हो जाएगा। HCF क्या हो जाएगा इसका, 13 और 1 हो जाएगा 1। तो यहाँ 13 एकम 13, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका HCF सही होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। थोड़ा हम लोग स्पीड में काम करेंगे क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है। सिलेबस सब का मॉडल सेट भी बनाना है, बहुत सारा काम करना है। तो फटाफट देखिए, 3 + 2 √ 5 कैसी संख्या। कभी भी रूट के साथ कोई भी नंबर दिख जाए तो वो अपरिमेय संख्या होती है, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट आपको होना ही नहीं चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 नंबर है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार A = BQ + R है। A = BQ + R एक फॉर्मूला आप लोग बचपन से ही पढ़ते आए होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल या शेष, यही पढ़ते हैं आप लोग। तो यहाँ पर जो A है बराबर B Q और क्या है R है। तो यहाँ जो B के बारे में पूछ रहा है, B क्या है तो भाजक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ठीक है, PX में ग्राफ दिया गया, PX का शून्य ज्ञात कीजिए। देखिए कितने बार काट रहा है, 1 बार, यहाँ दूसरा बार, तीसरा बार, चौथा बार, 4 बार काट रहा है, इसलिए शून्य किसका क्या होगा, 4 होगा। ओके, चलिए 40 में 40 आपको हर हाल में करना है और आपका 40 में 40 आएगा। हम आपको पूरी तरह से दावा या गारंटी मेरा ले लीजिए कि अगर आप ये वाला वीडियो या फिर हमारा जो वीडियो पूरा देखते जाएंगे, किस तरह का क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, मॉडल सेट के साथ कुछ अपना अनुभव भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चैनल पे बने जरूर रहिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा कंटिन्यू देखिएगा और रेगुलर रहिएगा हमारे साथ। ओके, चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं द्विघात बहुपद AX² BX + C है, तो इसके शून्यकों का योग क्या होगा। आप सभी जानते हैं अल्फा + बीटा शून्यकों का योग यही होता। तो अल्फा + बीटा बराबर फॉर्मूला होता है -B/A। अगर यहाँ गुणनफल पूछता तो अल्फा × बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता, C/A। तो यहाँ -B/A शून्यकों का योग पूछ रहा है, -B/A, ऑप्शन नंबर आपका C सही है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर, किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या। अगर बहुपद द्विघात हो तो उसमें शून्यकों की जो संख्या होती है वो 2 होती है। अगर बहुपद त्रिघाती होता तो उसमें शून्यकों की संख्या 3 होता। अगर बहुपद रेखिक आ जाए, आपसे पूछ दे, तो रेखिक में जो पावर होता है वो 1 होता है। ठीक है, चलिए 8 नंबर, A1x B1y C1 = 0, A2x B2y + C2 = 0। इसमें A1/A2 बराबर है B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर कभी भी पहला वाला टर्म बराबर है, A1/A2 बराबर B1/B2 रहे, तो ध्यान रखेंगे इसमें जो है ये जो रेखा होगा क्या होगा, समानांतर, क्या होगा, समानांतर होगा। अगर दोनों रेखा आपस में समानांतर है, पैरेलल है, अगर पैरेलल है तो यहाँ पर एक दूसरे को वो काट ही नहीं रहा, यानी कि कोई भी हल इसमें नहीं होगा। कहीं पर C नंबर पर है, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों आपस में बराबर हो जाए। अगर तीनों आपस में बराबर हो जाए तो 2 रेखा होगा, यानी दोनों रेखा आपस में क्या होगा, ओवरलैप हो जाएगा ऐसे, क्योंकि अब सब चीज़ आपस में बराबर है भाई मेरे। तो डेफिनेटली ये दोनों रेखा आपस में एक दूसरे के ऊपर में रहेगा, ओवरलैप रहेगा। तो ओवरलैप जितना जगह है उतना जगह पर वो क्या कर रहा है, बहुत बार इसको काट रहा है, इसलिए इसमें अनेक हल होंगे। यदि कंडीशन ऐसा रहे आपके पास
ऐसा रहे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, पहले वाला बराबर ना हो, तीसरा से कोई मतलब है नहीं, ठीक है। ये बराबर हो तो भी ना हो तो भी, अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो तो इस कंडीशन में एक हल होंगे, यानी रेखा प्रतिच्छेद करेंगे। यहाँ पर क्या होगा? प्रतिच्छेद। यहाँ पर क्या होगा? संपाती, यानी कि एक दूसरे पर ओवरलैप। और ये स्थिति में क्या होगा? रेखा जो है वो क्या होगा? समानांतर। और जब भी समानांतर होता है तो कभी भी रेखा दोनों आपस में कट नहीं करेगा, जब तक कट नहीं करेगा वहाँ कोई भी हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी है। चलिए, ये समीकरण x + 2y = 3, 2x + 2y = 6 का हल होंगे। अनंत हल, दो हल, एक हल, इनमें से कोई नहीं। बस सिंपली हम उसी तरह पुट करते जाते हैं। सबसे पहले इस समीकरण को हम लोग ऐसे करते हैं, ये x + 2y - 3 = 0 कर लेते हैं। और ये दूसरा वाला जो है, दूसरा वाला समीकरण को हम लोग लिख लेते हैं 2x + 2y - 6 = 0। अब आप जरा सा देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, हम A1/A2 करते हैं तो क्या हो जाएगा? A1/A2 यानी 1/2 हो जाएगा। फिर B1/B2 यानी 2/2 हो जाएगा। अब देखिए 1/2 और 2/2 मतलब 1 हो गया, तो ये क्या बराबर है? क्या सर बराबर शुरू में ही नहीं हुआ, इसका मतलब ये जो है इसमें एक हल होंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। हमने अभी जस्ट पढ़ा ना A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, जब इस तरह का कंडीशन होता है तो वहाँ पर रेखा एक बार प्रतिच्छेद करती है, यानी रेखा एक बार प्रतिच्छेद करेगा तो एक हल होगा। आपका जो है इसमें एक हल होगा, सही उत्तर है। ओके बच्चों, चलिए दोस्तों अब समझते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को। यहाँ पर है समीकरण निकाय x + 2y = 3, 5x + ky = 15 में अनगिनत हल है। अब देखिए अनगिनत हल के लिए हमने अभी जस्ट आपको कंडीशन एक पढ़ाया था। आपको अनगिनत हल कब होते हैं? तो अनगिनत हल के लिए कंडीशन हम लोग देखे थे, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर होता है C1/C2। ये कंडीशन था, यानी कि यहाँ पर रेखा एक दूसरे पर संपाती करेगा। तो A1 के जगह पर देखिए, इसको अगर हम उसी फॉर्मेट में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा x + 2y - 3 = 0, और ये जो है हो जाएगा 5x + ky, ठीक है, -15 = 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए A1 के जगह पर क्या है? 1 है, A2 की जगह पर क्या है? 5। तो हम यहाँ पर सिंपली पुट कर सकते हैं 1/5। अब देखिए B1 के जगह पर क्या है सर? यहाँ 2 है, और B2 की जगह पर यहाँ क्या है? k। तो 2 क्या हो जाएगा? k। अब हमको k का मान ज्ञात करना, तो C1 C2 से क्या मतलब है कि नहीं? सिंपली हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो k मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। तो k का जो वैल्यू हो गया 5 2 जा 10। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी देखिए 10 है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर आपको कन्फ्यूजन है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो यहाँ C1/C2 का भी वैल्यू आप पुट करके देख लीजिए। C1 कितना है आपका? ये जो C1 है -3 है, और ये -15 है, तो -3/-15 हो जाएगा। माइनस कट गया, 1 से 1 सॉरी 3 एकम 3, 3 × 5 = 15। अब आप एक काम करिए, ये दोनों पार्ट को भी लेके देख लीजिए। 2/k बराबर हो जाएगा 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, k1 जा k और 5 2 जा क्या हो जाएगा 10। तो दोनों तरफ से एक ही आंसर आएगा, इसलिए आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होना नहीं है। तो चलिए चलते हैं, इसमें 11 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो चलिए ऑप्शन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर देखिए द्विघात समीकरण नहीं है, पूछ रहा है a - b का होल स्क्वायर, लास्ट ऑप्शन से हम लोग ले रहे हैं। तो a - b का होल स्क्वायर यानी a² + b² - 2 × a × b होता है, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे x को x से, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर वो देखिए लास्ट में 2 है, तो यहाँ 2 है, ठीक है ना। तो x को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो हो जाएगा 2x। फिर -2 को x से गुना करेंगे, -2x हो जाएगा, और -2 × 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। -2 × 2 -4 हो जाएगा। अब आप जरा सा देखिए, यहाँ पर x × x जो था वो, अच्छा x² हो गया, तो x² से x² कट जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा आपका 1, और यहाँ हो जाएगा -2x बराबर, इधर हो जाएगा -2x और +2x गया, इधर बच गया -4। अब आप देखिए यहाँ पर x का स्क्वायर के रूप में तो बचा ही नहीं है, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी ही है जो द्विघात समीकरण नहीं है। चलो जी आते हैं 12 नंबर पर। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल का मूल वास्तविक और समान। मूल वास्तविक पूछ रहा, अगर सिर्फ वास्तविक पूछ रहा है तो d > 0 हो जाएगा, यानी कि 0 से बड़ा होना चाहिए। वास्तविक और समान पूछ रहा तो d का जो वैल्यू है = 0 होना चाहिए, ठीक है ना। और ये समान पूछ रहा, और समान की जगह असमान पूछता, तो ये होता है > 0।
ठीक है बच्चों, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए है। द्विघात समीकरण 3x² - 5x + 2 = 0 के विविध कर का मान क्या? विविध कर मतलब डी आपसे पूछ रहा है, डी का फॉर्मूला पढ़े हैं आप लोग, b² - 4ac होता है। तो d = b²। अब देखिए ये होता है ax², ये होता है प्लस bx, ये होता है c = 0। अब आप ही जरा सा बताइए यहाँ पर b² क्या है, यानी b की जगह पर -5, तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा। -4 × a के जगह पर यहाँ पर क्या है 3 है, और c के जगह पर क्या है आपका 2 है, तो पुट कर दिए। -5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, -12 और 2 24 हो जाएगा टोटल, है ना। तो 25 में 24 जाएगा, तो आप ही खुद बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। तो 1 आपका ऑप्शन नंबर बी है। ओके बच्चों, समझ में आ रहा सबको? चलो, अगर आप लोग नए बच्चे जुड़े हैं तो कृपया करके आप सबों से रिक्वेस्ट है, अपने सुमन सर को थोड़ा सा सपोर्ट करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। यहाँ पर है निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण का सूत्र क्या है? द्विघात समीकरण का सूत्र हमने पढ़ा था x = -b + -√d/2a। ये -b + -√d/2a, ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही उत्तर है। ठीक है, बाकी कोई ऑप्शन को आपको देखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर है, AP 3 1 -1 -3 के लिए क्रमशः प्रथम पद a और सारवंतर d क्या होगा? तो आप लोग सभी जानते हैं प्रथम पद तो 3 होगा, पहला पद। अब हमसे पूछ रहा है सारवंतर d, तो d के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, अगर d निकालना है तो आप a2 - a1 कर दीजिए। तो दूसरा पद में से पहला पद, दूसरा पद क्या आपका 1 है, 1 में 3 घटा दीजिए। बहुत सारे बच्चे आगे से घटाते हैं, आगे से नहीं पीछे से घटाना पड़ता है ना। तो 1 में 3 घटाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा -2, यानी 3 और -2 किस में है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए, अगर कोई त्रुटि, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या रहे तो कृपया करके नीचे वाला जो कमेंट बॉक्स है उस कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ओके, आपका जो भी प्रॉब्लम होगा उसका रिप्लाई हम लोग जरूर करेंगे। और साथ ही अगर ये सब जो भी मॉडल सेट वगैरह आपको चाहिए तो आप नीचे देखिए टेलीग्राम का, इसी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक हो, हमारे इस टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए। टेलीग्राम में आपको हर एक तरह का क्वेश्चंस, क्लास नोट्स, स्टडी मटेरियल, जो भी VBI वगैरह क्वेश्चंस होंगे सब आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो कृपया करके नीचे वाला टेलीग्राम का लिंक से जाके आप हमारे चैनल में जुड़ जरूर जाइएगा। ओके, आइए यहाँ पर क्वेश्चन है अगला। इसमें 11वां पद पूछ रहा है, यानी n का वैल्यू तो आपको ऑलरेडी दे रखा है कितना 11। ठीक है, a का वैल्यू कितना हो गया आपका? a का देखिए -3 दिया है। d के बारे में आप क्या कह सकते हैं? d = a2 - a1 होता है, तो यहाँ -1/2 a2 - a1 आप कर रहे हैं, तो d = a2 है -1/2 और फिर माइनस a1 क्या है -3, तो माइनस और माइनस +1, हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 2 हो जाएगा। तो -1 + 3, तो -1 और 3 अगर आप करते हैं तो यहाँ 2 यहाँ एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा, 2 से -1 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 में 1 गया तो क्या बचेगा 5 बचेगा, 5/2 d हो गया। ठीक है, 11वां पद पूछ रहा है, यानी a11 के लिए फॉर्मूला आप लोग जानते हैं a + 10d, ये फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। तो a + 10d, a की जगह पर क्या है भाई मेरे -3 है ना, +10 × d पूछ रहा है, d की जगह पर क्या है जी 5/2 पुट कर देते हैं। 2 से कितने बार में 5 बार में कट गया, तो -3 और 5 5 क्या हो गया +25, तो 25 में 3 अगर घट गया तो हो गया आपका 22 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर है। देखिए अगर 11 पूछ रहा है, यहीं पर a12 पूछता तो आप बोलते a + 11d। अगर a13 पूछता, 13वां पद पूछता तो a + 12d कर देते। अगर a14 पूछता यानी 14वां पद पूछेगा तो आप लोग क्या करेंगे a + 13d। ये फार्मूला बेसिक वाला कॉन्सेप्ट हम लोग बताया था। अगर इसमें भी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो an बराबर एक फार्मूला डायरेक्ट रखिएगा a + n - 1 × d, यहीं से आपका सब मिल जाएगा। an से ही आता है। n कितना पूछ रहा है, nवां पद कितना है 11वां पद पूछ रहा है, n की जगह पर 11, a + 11 - 1 × d, तो हो जाएगा a11 बराबर a + 11 में 1 गया क्या बचेगा 10d, है ना। तो a + 10d, देखो यही फार्मूला हमने यहाँ पे पुट करा ना, तो बस वही मेन फार्मूला, उसी से सब चीज़ आता है। ओके बच्चों, चलिए प्रथम n पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए फार्मूला होता है n × n + 1/2, डायरेक्ट फार्मूला होता है प्रथम n धन पूर्णांकों का योग n × n + 1/2 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ एक आकृति दिया गया है ABC और P समरूप है PQR। ABC कॉन्ग्रुएंस है PQR का, जिसमें परिक समरूपता कसौटी के बारे में पूछ रहा है। कौन सा कसौटी आप लगा रहे हैं, ये 60 है, यहाँ 60 है, यहाँ 80 40, तो 40 है। दैट मीन्स कि क्लियर है, यहाँ पर एंगल और एंगल की बात कही जा रही है। तो सिंपली यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट करेंगे, क्योंकि एंगल
समरूपता कसौटी से इसको क्या किया गया है, प्रूव किया गया है, ठीक है ना, समरूप किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। एक समलंब चतुर्भुज ABCD, यहाँ पर हम लोग फिगर बनाते हैं, एक समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं। ए, इधर है B, यहाँ पर है आपका C और यहाँ पर है आपका D। इसका विकर्ण है आपस में परस्पर O पर प्रतिच्छेद करता है। देखिए आगे देखिए, AB समानांतर CD है, AB समानांतर CD है, बिल्कुल सही है सर। विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, मिस्टेक है, ठीक है ना, यहाँ पर O पर प्रतिच्छेद कर रहा है। यदि AB बराबर 2CD, AB बराबर जो है 2CD है, ठीक है ना, यानी AB का जो वैल्यू दे रखा है वो बराबर क्या दिया है, 2CD दिया है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, AOB यानी AOB ऊपर वाला ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, और दूसरा है आपका COD ये नीचे वाला ट्रायंगल, दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों समरूप हो जाएगा, ठीक है, ये कौन बराबर होगा, ये कौन बराबर होगा, और ये सामने वाला दोनों एंगल आपका शीर्षाभिमुख से बराबर हो जाएगा। यानी कि ये वाला और ये वाला दोनों समरूप हो गया। तो आप लोग पढ़े होंगे थ्योरम में क्या, अगर दो ट्रायंगल आपस में समरूप हो जाए तो उसका जो क्षेत्रफल का अनुपात हो जाए, यानी कि AOB एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बटे अगर हम करें एरिया ऑफ ट्रायंगल, इधर है आपका COD, अगर ये करते हैं तो इसका नियम है कि जो भुजा होता है वो भुजा के वर्ग के अनुपात में होता है। यानी इसका भुजा कितना है AB, तो AB का वर्ग हो जाएगा, इसका साइड कितना था, एगो CD था, तो CD का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप जरा से देखिए AB बराबर क्या पढ़े थे, 2CD, तो AB की जगह पर आप 2CD का होल स्क्वायर कर सकते हैं, बोलो हाँ या ना। और नीचे क्या हो जाएगा, CD का होल स्क्वायर, इसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 4, और CD का स्क्वायर हो जाएगा CD स्क्वायर, और नीचे आपका क्या हो गया CD का स्क्वायर, तो CD स्क्वायर से CD स्क्वायर कट गया, नीचे में कितना हो गया 1, तो 4:1 इसका जो है आपका सही उत्तर होगा। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आप लोग समझ पा रहे होंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन 19 को डिस्कस करते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 20 को डिस्कस करते हैं, ठीक है। ABC में AB बराबर 7 सेंटीमीटर, एक ट्रायंगल बनाते हैं ABC, जिसमें आप पहले तो ये 7 है, ये 25 है, ये 24 है। आप लोग खुद ही बताइए 25 जो होगा 25 जो होगा, किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। अच्छा किसी भी त्रिभुज में नहीं, समकोण त्रिभुज में। यहाँ कौन B के बारे में पूछ रहा है, इस तरह का कंडीशन दिया है तो हम कंडीशन से ही इसको नाप लिए, क्योंकि आप जानते हैं 7, 25 और 24 ये एक प्रकार का ट्रिपलेट है, त्रिक है, पाइथागोरस त्रिक है। तो 25 सर जी यहाँ हो जाएगा, ये 24 हो सकता है और ये क्या हो सकता है 7, तो A और ये आप बोल दीजिए इस जगह है B, ठीक है ना, और इधर हो जाएगा आपका C, तब ना BC बराबर 24, BC 24, AB बराबर 7, तो AB 7, और अगला आपका क्या था AC, तो AC जो है वो 25 हो गया। तो यहाँ पर B जो है B के बारे में पूछ रहा है, B के बारे में, यानी B का मान क्या होगा, तो B का मान आप लोग सभी जान गए क्या होगा, कर्ण के सामने वाला एंगल है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर C सही है। देखो कितना प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन है और कितना आसान क्वेश्चन है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूट गए तो आप समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा नुकसान होगा हमारे लिए भी और आपके लिए भी। तो कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। y अक्ष से बिंदु 3 और 5 की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन में कई सारे बच्चे ने कई बार कंफ्यूज हुए हैं, ठीक है, और हम कई बार इसको बताए भी थे, बड़ा ही डीपली बताए थे। सपोज करिए यहाँ पर एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 3 और 5, तो आप समझ रहे हैं 3 और 5 कहाँ होगा, 1 2 तीसरा पॉइंट यहाँ पर होगा, क्योंकि सबसे पहले x का वैल्यू होता है, और इधर से क्या होगा 1 2 3 4 5वां नंबर पर ये पॉइंट होगा, तब ना 3 और 5 है। अब थोड़ा सा जगह नहीं है इसलिए हम लोग ऐसे बनाए, क्या करें बना ही देते हैं, चलो आपका खुशी जिसमें हो, ठीक है भाई साहब। ये है मेरा फिगर 1 2 3 और इधर से 1 2 3 4 5, तो ये जो वस्तु है, सॉरी ये जो पॉइंट है यहाँ पर कहीं है, ठीक है। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है आपको 3 और 5। अब यहाँ से पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे कि y अक्ष से बिंदु की दूरी, y अक्ष कौन सा होता है, इसको y अक्ष कहते हैं, इसको क्या कहते हैं x अक्ष। यहाँ से ये दूरी पूछ रहा है, तो यहाँ से दूरी आप बताइए। बहुत सारे बच्चे इसका ऑप्शन क्या मार देगा 5, भाई y का मान नहीं पूछ रहा आपसे, y से दूरी पूछ रहा आपसे, तो y से कितना दूर पर आप खुद ही बताइए, 1 2 3 दूरी पर है कि नहीं। अगर y से दूरी पूछे तो x का वैल्यू लिखेंगे, और x से दूरी पूछे तो y का वैल्यू लिखेंगे। क्लियर है, समझ पा रहे हैं कि नहीं। अगर कोई तरह का दिक्कत है, समस्या है, तो एक बार फिर से वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, गौर करके। अगर हमसे पूछता y से कितना दूरी पर है ये पॉइंट, y से कितना दूरी पर है, तो y से कितना दूरी पर है, तो ये 3 दूरी पर है। और हमसे अगर पूछे x से कितना दूरी पर है, तो x से इतना दूर है, इतना दूर, तो इतना दूर कितना है, देखिए पहला पॉइंट 1 2 3 4 5,
तो 5 दूरी पर है, 5 इकाई कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल जो आंसर होगा आपका सी होगा। बिना स्किप किए वीडियो को अच्छा से आप देखिए पीछे करके, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था। बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाला रेखाखंड मध्य बिंदु पर वो क्या बोल रहा है, काट रहा है, तो उसका नियमक क्या होगा। नियमक मतलब निर्देशांक पूछ रहा है। मध्य बिंदु के लिए x का फॉर्मूला था x1 प्लस x2 बटे 2। तो यहाँ पर जी देखिए x1 क्या है, -10 और 6 है, तो -10 प्लस 6 बटे 2, -10 में 6 जाएगा तो क्या होगा, -4 बटे 2 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका -2x के लिए। और y के लिए क्या होगा, वही फॉर्मूला y1 प्लस y2/2। तो y1 क्या है मेरे भाई लोग, y1 है सर आपका 6 है सर, लिख दीजिए ओके। और y2 जो है वो प्लस -10 हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि कभी भी मध्य बिंदु अगर बनाना है तो 2 से डिवाइड करना ही पड़ता है, ठीक है ना। तो 6 में 10 गया तो क्या बचेगा, -4 बटे 2। फिर यहाँ पर आपके साथ वही हुआ, -2 और -2, ऑप्शन नंबर डी एकदम रंग बिरंगा दिख रहा है, -2 और -2 के साथ, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 23 पे। यहाँ है tan 30 - 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। इतना ईजी क्वेश्चन है कि इसको बता ही नहीं सकते, समझो ध्यान से। tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता, 1/√3 होता। और यहाँ देखिए 1 माइनस फिर tan स्क्वायर 30 यानी 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके जी, चलिए बिल्कुल सही सर, आप बहुत अच्छा किए हैं इसमें। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, एक काम करते हैं, 1 माइनस 1 बटे 3 हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पर आप सिंपली एलसीएम ले लीजिए, ऊपर में 1/√3 यहाँ बटे हो गया, एलसीएम ले लेते हैं 3 क्यों, तो यहाँ 3 - 1 हो जाएगा। दैट मीन्स कि 1/√3 बटे 3 में गया क्या हो जाएगा 2/3, ठीक है बच्चों, यहाँ 3 था। अब आप इसको ना तोड़ दीजिए, 1/√3, ये जो 3 है वो कहाँ हो जाएगा ऊपर, नीचे वाला 3 ऊपर हो गया और जो 2 है वो हो जाएगा नीचे। अब आप ही खुद बताइए, ये जो 3 है इस 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस 3 को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इस 3 को सर आप √3 × √3 लिख दीजिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं √3 × √3 बराबर 3 होता है, यानी कि एक 3 में 2 √3 होता है, ठीक है। और यहाँ हो गया √3 और इंटू हो गया 2, तो √3 से √3 कट गया, √3/2 बच गया। अब √3/2 अगर यहाँ पर आंसर है तो ठीक है, नहीं तो √3 के जैसे यहाँ पर क्या वैल्यू होता है, √3/2 होता है sin 60 डिग्री का मान। ऑप्शन नंबर बी है सही उत्तर, ठीक है, क्योंकि sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 होता है। cos 60 का क्या होता है 1/2 होता है, इसका होता है √3/2, ठीक है। tan 60 का वैल्यू होता है √3 और sin 30 का वैल्यू होता है 1/2। बाकी आपका ऑप्शन नंबर जो है बी मैच कर रहा है। यहाँ देखिए हमने पिछले क्लास का वीडियो में हमने क्या बताया था, मैथ का मॉडल सेट जब बता रहे थे, अगर कभी भी दोनों थीटा को जोड़ने के बाद 80 हो जाए, वो माइनस में आया तो आंसर 0 होगा, वो डिवाइड में अगर बटे में हो तो आंसर 1 आएगा। तो आप लोग डायरेक्ट इसका आंसर मारेंगे 0 होगा, क्योंकि 31 और 59 हो जाता कितना 90 हो जाता, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो हम यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट भी आपको एक बार बता ही देते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए तो यहाँ पर कॉसेक जो है ये 31 डिग्री इसको रहने देते हैं। सेक 59 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो सेक थीटा को आप लिख सकते हैं कॉसेक 90 - थीटा। तो सिंपली वही करेंगे, सेक थीटा को हम लोग कॉसेक 90 - थीटा, तो सेक 59 को हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक 90 - थीटा। थीटा कितना है 59, एकदम कर सकते हैं, बिल्कुल हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो बस वही यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं, कॉसेक 90 माइनस क्या हो जाएगा 59। अब आप देखिए ये कॉसेक 31 डिग्री माइनस कॉसेक, अब आप इसको इसमें घटा दीजिए, तो 90 में 59 जाएगा 31 होगा। अब कॉसेक 31 से कॉसेक 31 क्या हो जाएगा, कट जाएगा माइनस, क्योंकि एक आम में एक आम गया तो 0 न बचेगा जी, तो इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा इसका 0। अगर यही बटे में होता, यही क्वेश्चन अगर ऐसे रहता कॉसेक 31 बाय सेक 59, अगर ये बटे में रहता तो इसका आंसर क्या हो जाता 1, क्योंकि ये जो वैल्यू है अभी जस्ट आप लोग इसको चेंज कर किए ही है कॉसेक 31, और इसको लिख सकते हैं आप लोग कॉसेक 31, क्योंकि आप लोग जस्ट अभी चेंज करके लिखे भी हैं। तो ये और ये कट के 1 बार में कटेगा, क्योंकि जब कटता है तो 1 बार में, माइनस होता तो 0 हो जाता है ना बाबू लोग। कोई दिक्कत किसी को, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा, ठीक है, ये हम आशा करते हैं आप सबों से। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई तरह का प्रॉब्लम या त्रुटि रह जाता तो नीचे वाला कमेंट बॉक्स है ना, उसमें कमेंट करिए, हम आपका हर एक प्रश्न का उत्तर देंगे। ओके
नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन ए बराबर 3/5। साइन ए का फॉर्मूला आता है P/H, पंडित बटे हरि, है ना। तो ये जो परपेंडिकुलर है वो 3 है, हाइपोटेनियस आपका क्या है 5 है। पिछले क्लास हम लोग बोले थे ट्रिपलेट, अगर 3 और 5 दिखे तो इसका ट्रिपलेट में एक 4 जरूर आता है, 3 4 5 ट्रिपलेट है, बोलो हाँ या ना। तो इसका मतलब ये P हो गया, ये B हो गया, ये क्या हो गया H हो गया। चलिए तो कॉस ए पूछ रहा था, कॉस ए का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है B/H, बेनी बटे हरी। तो B क्या हो जाएगा 4/5 आपका, 4/5 4/5, ये ऑप्शन नंबर B हो गया। समझ में आ रहा जी। इसके बाद आपको और भी दिक्कत है तो चलो एक और तरीका से हम लोग देख लेते हैं, पुराना बचपन वाला तरीका। साइन ए बराबर 3/5 हो गया, अरे हाँ या ना बोलो। 3/5 अगर हो गया तो ये जो 3 है परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया हाइपोटेनियस। तो P हो गया 3, हाइपोटेनियस हो गया 5, हमको क्या चाहिए बेस। तो बेस बराबर H² माइनस P²। तो B बराबर H², 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 25, 25 माइनस 9 हो जाएगा √16। 16 का वैल्यू क्या होता है 4, वही वाला बात आया ना। और कॉस का फॉर्मूला होता है बेस बटे हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है आपका 4 निकला, हाइपोटेनियस आपका 5 ऑलरेडी था, पुट कर दिए 4/5। चलिए धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, बहुत बढ़िया। धरती पर एक मीनार है, मीनार मतलब टावर होता है, ठीक है, या आप घर कह सकते हैं, ऊंचा ऊंचा घर, ठीक है, जैसे कुतुब मीनार। तो एक धरती पर ऊर्ध्वाधर माने सीधी खड़ी है एक मीनार, धरती के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु, धरती के एक बिंदु से यहाँ से मीनार का पाद बिंदु मतलब निचला स्तर को कहते हैं, 15 मीटर दूरी है ये वाला। तो मीनार का शिखर उन्नयन कोण यहाँ से 60 डिग्री है, बहुत बढ़िया सर, ठीक है। क्या पूछ सकता है, औकात ही क्या है ऊंचाई पूछने का, और क्या पूछ सकता है ये हमसे, है ना। तो ये थीटा है आपका, थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर पूछ दिया। तो P और नीचे में आपका क्या दिया है बेस दिया है। तो P/B किसका फॉर्मूला है सर tan थीटा बराबर। अब देखिए tan थीटा की जगह पर हम लोग क्या पुट करते हैं 60, परपेंडिकुलर नहीं जानते हैं, बेस कितना है 15, tan 60 का मान होता है √3 बराबर हो गया P/15/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो जो परपेंडिकुलर हो जाएगा वो हो गया आपका 15√3। कहीं ऑप्शन दिख रहा है 15√3, तो ऑप्शन नंबर B आपका सही उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। कोई तकलीफ किसी को। चलिए एक चीज़ आप लोग कुछ गौर किए, हम एक चीज़ गौर कर रहे थे, इसका आंसर साइन 60 आया था B नंबर, इसका आंसर 0 आया था B नंबर, इसका आंसर B नंबर, इसका भी आंसर क्या आ रहा है B नंबर, है ना, कुछ तो बात है। तो एक बात बताते हैं, अगर B नंबर कोई बच्चा एकदम बुड़बक भी होगा, कभी नहीं हो पढ़ा होगा मैथ, OMR शीट में जाइएगा B टिक आउट कर दीजिएगा, अच्छा नंबर आ जाएगा। अगर कोई कभी नहीं पढ़े तो बाकी ऐसा करना नहीं है, ठीक है। क्या पता वहाँ क्वेश्चन चेंज कर दे, बस ऐसे मजाक के लिए हम बोले। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ABC में कौन B समकोण, अच्छा भाई मेरे ठीक है, जब तक हैं तो झेल लेते हैं, B बोलो C बोलो, चलो B समकोण है मान लीजिए, झेल लिए। AB बराबर 3√3, भाई साहब A है B है तो यहाँ C होगा, AC बराबर 6 और ये है 3√3। क्या पूछा है कौन BAC का मान होगा, अच्छा कौन BAC इसका मान पूछ रहा है ना। अरे सिंपल है, कोई ट्रिग्नोमेट्री वगैरह 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 हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग ना डायरेक्टली एक काम करते हैं, बहुत सारा तरीका, कौन सा शॉर्ट होगा, अच्छा चलो इससे बताते हैं। ये थीटा पूछ रहा है, हाइट एंड डिस्टेंस वाला तरीका यूज़ करते हैं। ये थीटा पूछ रहा है हमसे, ओके सर। ये क्या है आपका थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, हाँ सर। ये क्या है आपका बेस, हाँ सर। ये क्या होगा आपका हाइपोटेनियस, ओके 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 सर, बहुत बढ़िया है। तो यानी हाइपोटेनियस और बेस में वो खोंच लगा रहा है, तो हाइपोटेनियस नीचे ही होता है, बेस ऊपर होता है। ये जो होता है कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, बोले हाँ सर बिल्कुल, क्या बात है सर, कैसे जान गए आप। तो कॉस थीटा बराबर बेस जो है 3√3, ओहो हो सर बिल्कुल सही है, और यहाँ हो जाएगा 6, 3 से 3 दूनी 6, अच्छा √3/2। बेटा कॉस थीटा जो है √3/2 किस में आता है, तो कॉस 30 डिग्री में आता है सर। थीटा बराबर 30 डिग्री होगा सर, देख लीजिए ना सर, है ना। ऑप्शन नंबर आपका A सही उत्तर है। उम्मीद है आप लोग समझ पाएंगे। कोई दिक्कत किसी को अगर प्रॉब्लम हो तो नीचे वाला कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिएगा। एकदम जितना OMR शीट भरने में आपको यूज़ नहीं करना पेन, उतना कमेंट बॉक्स में कमेंट भर जाना चाहिए, है कि नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मंडराते हुए 28, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, अरे भाई मेरे वृत्त का स्पर्श रेखा, आओ वृत्त को देख लेते थोड़ा सा। ये है वृत्त, स्पर्श रेखा ये है, ठीक है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। वृत्त की स्पर्श रेखा अगर हो तो उसको एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। स्पर्श रेखा सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करता है, वही अगर ये देखो
ये जो रेखा है इसको छेद करके जा रहा है, छेद करना मतलब दोनों ओर भेद के जा रहा है, जो छेद करके जाए दो बिंदु पर कटेगा इसको हम लोग कहते हैं छेदक रेखा। क्या कहते हैं? छेदक रेखा। और छेदक रेखा दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। ओके सर, वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, यहां पर है बिंदु P, इस पर एक स्पर्श रेखा ऐसे, चलो ठीक है, PQ, अच्छा PQ, यहाँ O है, तब बोल रहा O से जाने वाली रेखा, O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12। ये OQ बराबर क्या हो गया? 12। यहाँ आप लोग जानते हैं कितना डिग्री होगा? 90। ठीक है, ये 5 है, ये 12 है, तो ये कितना होगा? 13 होगा। ट्रिपलेट, सिंपल। 5, 12, 13 का एक ट्रिपलेट पढ़ाए थे, याद होगा आप लोग को। और जिसको नहीं याद है चलो आते हैं, ठीक है, जय श्री राम करते हुए इसको आगे करते हैं। आप लोग यहाँ पे जानते हैं ये क्या हो गया आपका 90 डिग्री, क्योंकि आप सभी जानते हैं अगर ये कोई स्पर्श रेखा है, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये O है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, इस तरह जा रहा है, और ये आपका क्या दे रखा है? नहीं, गलत। एक सेकेंड, OQ बराबर दे दिया है 12, 13 नहीं होगा, ट्रिपलेट में इसमें काम नहीं देगा, क्योंकि OQ दिया है, O यहाँ पर है Q, OQ 12 दिया है, तो हम लोग सभी जानते हैं कर्ण बड़ा होगा, है ना, कर्ण बड़ा होगा। यहाँ पर ट्रिपलेट थोड़ा सा देखिए फंसा रहा है, ठीक है, यहाँ पर P है, हमसे PQ पूछ रहा है, यही ना? अच्छा बेटा, बहुत होशियार है, देख लेते हैं इसको। PQ ये है, तो कर्ण का आप सभी जान रहे हैं 90 डिग्री यहाँ पर होगा, ये कर्ण है, कर्ण में हम लोग क्या करेंगे? आधार को घटा देते हैं या ऊंचाई को, जिसको भी 12 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 माइनस 25, 144 में 25 जाएगा तो क्या बचेगा? 144 में 25 जाएगा 119, क्या 14 में 5 गया 9, 119। अच्छा देखे जी क्वेश्चन कैसे पलट रहा था, थोड़ा सा ट्रिपलेट में, हाँ हालांकि ट्रिपलेट वाला नियम लगता है, लेकिन कर्ण वाला बात जैसे बोल दिया ना, क्योंकि कर्ण तो बड़ा हो, हमेशा बड़ा होगा, लेकिन यहाँ 12 दे दिया, 13 तो पीछे नहीं हो सकता ना सर, सॉरी। तो कभी कभी एक्स्ट्रा नॉलेज भारी पड़ सकता है, इसलिए उसको थोड़ा सा जांच परख के बनाइएगा। बच्चा तो एकदम देखे 5, 12 मार दिया 13, पता चला गलती हो गई, ठीक है। तो गुड़गुड़ाना किसी को नहीं है, गुड़गुड़ी बहुत गलत होगा, 1 नंबर खा जाएगा आपका। चलिए, O केंद्र वाला वृत्त में PT, अच्छा भाई मेरे, चलिए O केंद्र है वाला वृत्त है, इसमें PT तथा TQ वृत्त की 2 स्पर्श रेखा है, P से T और P से PT TQ। अच्छा, यानी कि यहाँ पर बिंदु T है, PT और TQ 2 स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि कौन? POQ, POQ ये वाला है आपका 80 डिग्री, तो कौन? PTQ। लो भाई बहुत आसान क्वेश्चन है यार। यहाँ पर कितना डिग्री है? 90। यहाँ पर कितना होगा? 90। वृत्त की स्पर्श रेखा जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, तो 90 हो गया। तो 90, 90, 80 और ये एक प्रकार का क्या बन गया? चतुर्भुज। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री। तो हम कह सकते हैं 90 जोड़ 80 और यहाँ पर हो गया आपका 90 और प्लस कौन? T। अगर आप सबको जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 360। 90, 90, 180, 180 और 80 260 प्लस कौन? T, यानी PTQ, वही ना, PTQ बराबर हो जाएगा 360। अब PTQ निकालिए, PTQ निकालिएगा 360 माइनस 260 तो हो जाएगा आपका 100। कहीं पर ऑप्शन 100 दिख रहा? हाँ सर, डी नंबर आपका सही उत्तर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सबों को समझ में आ रहा होगा, कहीं कोई दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है कि 60 डिग्री केंद्र वाला 60 डिग्री केंद्रीय कौन? 60 डिग्री केंद्रीय कौन है और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है। यहाँ पर 60 डिग्री एंगल है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा के जगह पर 60 बटे 360 हो जाएगा, पाई के जगह पर 22 बटे 7 पुट कर देते हैं। आर स्क्वायर, आर की जगह पर क्या है? 14 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 6 के 36 हो जाएगा। 2 से 2 तिया 6, 2 से कटा लेते हैं 11 बार में। तो यहाँ पर आपका ये 14 का स्क्वायर को हम लोग 14 गुना 14 कर लिए, 7 से 7 दूनी 14 हो गया। 11 गुना 2 22, 22 गुना 14 तो 22 गुना
14 करेंगे तो हो जाएगा आपका 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 8 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, 308। तो 308 हो गया और नीचे में क्या है भाई मेरे 3, 308/3 ऑप्शन नंबर जो है डी दिख रहा है, ये आपका सही उत्तर होगा। ओके, बहुत इजी सारा कॉन्सेप्ट आ रहे हैं तो आप लोग बिंदास बनाते जाइएगा, कहीं कोई तरह का त्रुटि दिक्कत नहीं होने देंगे, ठीक है। जुड़े रहिएगा हमारे चैनल में, नए नए अगर कोई आप लोग बचे हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आगे जो है भावी वीडियो जितने भी आने वाले हैं वो बहुत मस्त मस्त वीडियो होंगे, तो कृपया करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। ओके, और एक ही लक्ष्य है इस बार का, टारगेट एक ही बस सोच के चलें कि इस बार आप सबों का बेड़ा पार करेंगे और अच्छा मार्क्स से करेंगे। हर हाल में 450 480 तक का नंबर इस बार टारगेट देना हर हाल में। एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है, तो परिमाप को हम लोग कहते हैं 2πr, क्षेत्रफल को हम लोग कहते हैं πr²। परिमाप 2πr होता है वृत्त का परिमाप या परिधि जिसको आप कहते हैं, और क्षेत्रफल क्या होता है πr²। संख्यात्मक रूप से बराबर है, बराबर है मतलब यहाँ बराबर दे दिए, ठीक है। उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो यहाँ देखिए जी, पाई से पाई कट जाएंगे, एक आर से एक आर कट जाएंगे, आर बराबर क्या बच गया, एक आर बराबर बच गया 2 मात्रक। 2 मात्रक ऑप्शन नंबर आपका ए में है। उम्मीद है आप इस बात को समझ पाए होंगे। किसी बच्चे को दिक्कत है तो एक बार बताएं, आप लोग को किसी को दिक्कत है सर? नहीं है ना, चलो जी ओके। आते हैं आर त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश। देखिए अगर वृत्त अर्धवृत्त का पूछेगा, एक अर्धवृत्त पूछ सकता है, पहले क्षेत्रफल देख लेते हैं। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है, देखिए पूरा वृत्त का क्षेत्रफल πr², तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा πr²/2। तो चतुर्थांश पूछ रहा, अब वृत्त का चौथा भाग, इसको चतुर्थांश कहते हैं, तो चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होगा πr²/4 होगा, या तो कहीं कहीं 1/4 πr², ये भी लिखा रहता है। अब देखिए एक ना बहुत गड़बड़वाने वाला एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछे ही जाएंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा ही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। सर क्या क्वेश्चन है, तो पूछेगा एक अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, और बच्चे ना इसमें बहुत सारा कंफ्यूज भी हुए हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग का कंफ्यूज नहीं होना है, ये वीडियो के लिए ये जो क्वेश्चन होगा सबसे टॉप मोस्ट क्वेश्चन होगा। तो अर्धवृत्त का परिमाप, देखिए क्षेत्रफल तो आप लोग सभी समझ गए सर, आधा कर देंगे क्षेत्रफल निकल जाएगा, लेकिन परिमाप में आधा नहीं करते हैं। सर क्या करते हैं, तो देखिए ये जो आप जानते हैं 2πr होता है, ये 2πr/2 ये सही है, लेकिन परिमाप में आप सभी जानते हैं यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा और फिर इधर और इधर भी तो जाना पड़ेगा, तब तो परिमाप आप नापेंगे। इसका मतलब एक त्रिज्या यहाँ, एक त्रिज्या यहाँ, इसका मतलब यहाँ पर 2r हो जाएगा। कुल मिला के आप लोग 2 से 2 कटा दीजिए तो हो जाएगा 2r + πr। ये क्वेश्चन मस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हमने देखा ये ऑप्शन हटा के 2r को क्या लिख देगा d, और यहाँ पर आपका लिख देगा πr, तो d + πr ये भी आपका ऑप्शन में आ सकते हैं। तो उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट था आप लोग समझ पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो जिन बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं रहेगा एक बार उस फॉर्मूला को आप लोग नोट जरूर करिएगा। चलते हैं, आते हैं हम लोग यहाँ पर, क्वेश्चन क्या था आपका चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो 1/4 πr², ये आपका सही उत्तर होंगे, ठीक है। देखिए πr रहे तो परिमाप होता है, πr रहे तो परिमाप होता है, क्यूब रहे तो आयतन होता है, इसलिए ये सब तो ऑप्शन ही नहीं होगा। जहाँ भी होगा क्षेत्रफल कभी भी पूछे तो r² वाला ही आपको ऑप्शन में डालना। r त्रिज्या वाले तथा h ऊंचाई वाले बेलन का आयतन क्या होगा। अच्छा, बेलन का पाई का स्क्वायर तो नहीं होता, पाई का स्क्वायर नहीं होता, पाई का स्क्वायर नहीं होता, पाई का स्क्वायर कभी होता ही नहीं, किसी भी फॉर्मूला में पाई का स्क्वायर हम लोग कर नहीं सकते। और देखिए क्वेश्चन भी है बुड़बक जैसा, यहाँ ऑप्शन दिया h का स्क्वायर देता ना, r² h² कर देता, पाई का स्क्वायर कौन देता भाई, हाँ है ना। तो बेलन का जो आयतन होता है वो πr²। देखो ऑप्शन ही गलत है यार, ये भी गलत है, ऑप्शन होता है, चलो हम बताते हैं बेलन का आयतन πr²h, ये होता है, यहाँ मिस्टेक कर दिया गया, स्क्वायर यहाँ होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर तब ए सही होगा। बेलन का आयतन होता है πr²h। और यहीं शंकु पूछ देता तो आप लोग को बताए थे कॉन्सेप्ट में, याद होगा, एक बेलन इस तरह होता है और इस बेलन से अगर हम शंकु निकालते हैं तो इस तरह होता है, यानी एक बेलन में 1 भाग 2 भाग 3 भाग, यानी 3 शंकु निकलता। अगर हमको सिर्फ शंकु का आयतन पूछता तो 1/3 πr²h बोल देते। ये शंकु का क्या हो गया, आयतन, शंकु का आयतन। देखो यार एक फार्मूला याद करेंगे ना, और याद कहाँ यार, हम तो जब टॉपिक पढ़ाए थे, टॉपिक मस्त पढ़ाए थे, कोशिश किए थे कि आपको एक फार्मूला वगैरह रटना नहीं था, सब हम एक एक करके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे थे। अगर आप देखे होंगे तो जानते होंगे। तो शंकु का जो आयतन था वो 1/3 πr²h होता है, बेलन का आयतन सिर्फ πr²h होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर पाई पर स्क्वायर दिया, πr²h ये होगा, ठीक है बच्चों।
चलते हैं। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला क्या होता है, एक डुभा समझ लो, डुभी समझ लो आप, ठीक है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब यही ना दीवार वाला क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर कुल बोलता तो ऊपर और ढकना पड़ता हमको, लेकिन नहीं, कुल नहीं बोला, क्या बोला है, वक्र बोला। तो पूरा गोला का वक्र क्षेत्रफल होता है 4πr², बोलो हाँ या ना। लेकिन हमको अर्धगोला पूछा तो 2 से भाग दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2πr²। 2 के जगह पर 2, पाई के जगह पर आप लोग सभी जानते हैं 22/7 होगा, ठीक है। पाई का वैल्यू 22/7 होता है। अब देखिए r², तो त्रिज्या कितना दिया है आपका 14, तो 14 का स्क्वायर यानी 14 × 14, 7 से कटा देते हैं 2 बार में, 2 × 2 क्या हो गया 4, 4 × 22, 22 × 4 2 चौके 8, 88 हो जाएगा। 88 को गुना कर दीजिए आप 14 से, ठीक है। तो 88 को अगर आप 14 से गुना करिएगा तो कितना मल्टीप्लाई करने होगा, 4 8 32, लास्ट में 2 कहाँ पर है, अरे भाई साहब ये तो नहीं होगा, ये भी गया, यानी दोनों में देखते हैं। 4 8 32 का 2 हाथ में 3, 4 8 32 3, 33 34 35, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा 8 और 8, 2 8 5 13 का 3 हाथ में 1, ठीक है। 3 और 8 11 और 1 12, 1232, 1232 कहाँ पर है जी, ये आपका ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा है आप लोग को, कहीं दिक्कत तो नहीं है ना। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 36 पर। यदि किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतना है तो घनाभ का आयतन क्या होगा। घनाभ का आयतन, किसी भी चीज़ का आयतन निकालते हैं तो उसका सभी लेंथ को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, आपका ऑप्शन नंबर ए जो है घनाभ का आयतन होगा। घनाभ का आयतन होता है L × B × H। अगर यही वाला आपको घन का आयतन पूछता तो लंबाई भी ए होता है, चौड़ाई भी ए और ऊंचाई भी ए, मतलब हो जाता है ए का क्यूब, ये घन का हो जाता है। और घनाभ का LB × S। यदि x 3 4 5 का माध्य 5 हो तो x का मान क्या होगा। देखिए माध्य बराबर एक फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाया था, माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षण, सभी प्रेक्षणों का योग। तो सभी प्रेक्षण देखिए माध्य की जगह पर कितना रख देते हैं हम लोग, 5 पुट कर देते हैं। सभी प्रेक्षण का योग यानी x + 3 + 5 4 + 5, तो x और 3 क्या हो गया 3 4 7 5 12, 12 + x होगा, सबको जोड़ेंगे 12 + x, टोटल क्या को है 1 2 3 4 ठो। अब इस 4 को उधर ले जाइए तो 4 5 क्या हो जाएगा 20, 20 बराबर 12 + x, हमको x ना चाहिए जी, तो x रखेंगे, 12 को उधर ले जाएंगे तो 20 - 12, 20 - 12 कर दीजिए, 20 में 12 जाएगा क्या बचेगा 8 बचेगा, यानी x का जो वैल्यू है वो क्या है 8 है। कहीं पे ऑप्शन 8 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए बच्चों अब हम लोग 38 नंबर पे आते हैं, वर्ग अंतराल के उच्च सीमा और संचयी बारंबारता के बीच। ध्यान रखिएगा, अगर उच्च सीमा और संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख पूछेगा, उच्च सीमा के बीच में अधिक प्रकार के त्वरण बनता है, और अगर यहाँ पर निम्न सीमा बोल दे, निम्न सीमा एवं संचयी बारंबारता, तो इसमें कम प्रकार का त्वरण बनता है, ठीक है। अब देखिए से अधिक प्रकार का त्वरण, अगर ऐसे भी क्वेश्चन इस तरह कोई ग्राफ आ गया तो ये जो हो गया किस प्रकार का त्वरण होगा, जल्दी बताइए आप लोग, ये किस प्रकार का त्वरण होगा, से अधिक प्रकार का त्वरण, से अधिक प्रकार का त्वरण, ठीक है। त्वरण को हम लोग इंग्लिश में ऑगी भी कहते हैं। अब आप लोग कमेंट करिएगा जल्दी जल्दी से, अगर ऐसे ऐसे कोई ग्राफ जाएगा तो ये जो है किस प्रकार का त्वरण होगा, अधिक होगा, अधिक प्रकार का त्वरण होगा या कम प्रकार का त्वरण है। अगर इस तरह का कोई ग्राफ चले जाए तो इस प्रकार के त्वरण को हम लोग क्या कहेंगे। आप लोग सारे बच्चे कमेंट करिए, इसका आंसर हम नहीं दे रहे, ठीक है। आप लोग ये जान गए कि ऐसे ऐसे अगर x y एक्सिस की ओर ऐसे करके कोई आएगा तो उसको अधिक कहते हैं, और 0 से अगर उधर जाता है तो उसको क्या कहते हैं। आप लोग फटाक से जल्दी नीचे बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, किसी घटना E और घटना E नहीं की प्रायिकता क्या होगा। हमने शुरू में ही प्रायिकता चैप्टर जब पढ़ाया था, PE + PE0, कोई घटना हो और कोई घटना नहीं हो की प्रायिकता अगर हम निकाल के जोड़ते हैं तो इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। एक साथ 2 सिक्कों को उछाला जाता है, 2 सिक्कों को अगर उछालेंगे तो एक में हेड हेड, एक में टेल हेड, एक में हेड पहले आएगा फिर टेल और फिर टेल टेल आ सकता है, ये 4 परिणाम आपका आएगा। अब बोल रहा है कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, कम से कम एक हेड, कम से कम पूछ रहा है, तो एक हेड यहाँ भी है, कम से कम एक हेड यहाँ भी तो है,
है ना। तो कम से कम एक हेड पूछ रहा है, अधिक से अधिक पूछता तो सिर्फ हम इसी को लेते हैं, लेकिन कम से कम पूछ रहा था ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, यानी कुल परिणाम हो गया आपका 4 और संभावित परिणाम हो गया 3। तो इसका प्रायिकता हो जाएगा 3/4। 3/4 आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आज का जो मॉडल सेट है सेट नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग जितने भी नए बच्चे थे कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। अभी जो है फिर आपको अगले वीडियो में मॉडल सेट 3 और फिर ऑब्जेक्टिव से लेके सब्जेक्टिव तक साइंस, मैथ, SST जो भी यहाँ पे मॉडल सेट आपके सामने है वो सबको जल्द से जल्द सॉल्व करके देंगे। होली वगैरह में कोई तरह का छुट्टी नहीं होगा, हर दिन क्लास होगा लाइव में। आप लोग अभी जो वीडियो अपलोड हो रहा है वहाँ पे आप लोग जरूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि लाइव तो वीडियो ले नहीं पा रहे हैं, यहाँ का इंटरनेट का जो कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा खराब चल रहा है। तो चलो बच्चों फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।